ये हम पहुंच चुके हैं आलमनगर स्टेशन। यहाँ से हम पकड़ेंगे ट्रेन जो कि जाएगी पूर्णागिरी के लिए, मतलब ये जाती है टनकपुर तक। तो ये जो ट्रेन है इसे आप लोग चाहें तो लखनऊ स्टेशन से भी पकड़ सकते हैं, बट ये मेरे से पास था, इस वजह से मैंने यहाँ से पकड़ी है। तो अभी हम ट्रेन के आने का वेट कर रहे हैं। आपको स्टेशन दिखा देता हूँ मैं। देख सकते हैं ये आलमनगर स्टेशन है। ये हालांकि इतना बड़ा स्टेशन नहीं है, छोटा स्टेशन है। यहाँ ज़्यादा ट्रेनों के स्टॉपेज नहीं है। और हमने त्रिवेणी ट्रेन पकड़ने का इसलिए डिसाइड किया हुआ था क्योंकि त्रिवेणी ट्रेन एक ऐसी ट्रेन है, अगर आप ये शक्ति नगर और सिंगरौली की तरफ से आती है, मतलब शक्ति नगर इधर मिर्ज़ापुर होते हुए आती है, इलाहाबाद होते हुए प्रयागराज, फिर रायबरेली होते हुए आती है। अगर उधर के रूट के अगर आप हैं और लखनऊ, हरदोई, संडीला इस तरह के अगर आप जा रहे हैं यहाँ कहीं से, तो आपके लिए त्रिवेणी ट्रेन सबसे बेस्ट रहेगी। क्योंकि उसका सबसे अच्छा पार्ट ये है कि जो ट्रेन है इसमें आपको सीट बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाती है। अगर आप एक दिन पहले भी अगर इसका टिकट बुक करते हैं तो आपको बहुत आराम से सीट अवेलेबल मिल जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि यही एक ट्रेन है जो इस रूट पे जो जा रही है अभी फ़िलहाल, तो यही एक ट्रेन है जो आपको डायरेक्ट पहुंचाती है। बाकी ट्रेनें और हैं, आप चाहें तो यहाँ से ट्रेन पकड़ के बरेली तक जाएं। बरेली के बाद आपको फिर बस करनी पड़ेगी या फिर आप डायरेक्ट बस से भी जा सकते हैं। बट ये एक ऐसी ट्रेन है जो आपको टनकपुर तक डायरेक्ट पहुंचाती है। मतलब आपको एक बार ट्रेन पकड़नी है और आपको डायरेक्ट ये टनकपुर तक पहुंचा देगी। अब बात करते हैं इसके किराए की। तो जो ये ट्रेन का किराया है सिंपल, अगर आप सेकंड सीटिंग से जाएंगे, मतलब सिर्फ बैठने वाले से जाएंगे, तो उसमें का लगभग आपका टिकट है 140 रुपये का, और 10 रुपये का प्रोसेसिंग चार्ज पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं जाकर के आपको 150 रुपये का इसका टिकट पड़ता है। अगर वहीं स्लीपर की बात करें तो स्लीपर का टिकट आपको अप्रॉक्स का 220-230 के करीब का पड़ता है। अगर तत्काल में करेंगे तो उसमें 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाएंगे, जो कि हो जाएगा 330 का। और उसके बाद AC की बात करते हैं तो AC जस्ट इसका स्लीपर का डबल होता है। तो और बाकी इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको किसी एक दिन भी पहले अगर आप करते हो तो आपको इजीली सीट मिल जाएगी। तो ये सबसे अच्छी बात है। और दूसरी ये टनकपुर तक पहुंचाती है और ये कहीं ना कहीं कंफर्टेबल भी है। अगर आपको डायरेक्ट ट्रेन पहुंचा रही है तो उसके लिए सबसे अच्छा है। और दूसरी चीज़ यहाँ से क्या है कि टनकपुर पहुँच करके जब आप टनकपुर पहुँचेंगे तो टनकपुर पहुँचने के बाद आप देखेंगे कि स्टेशन से एक रोड बाहर जा रहा होगा, जो मतलब जिधर पटरी साइड दिखेगी तो वहीं पे ही बस स्टॉप है। ऐसा नहीं है कि इनका बस स्टॉप काफ़ी दूर है, बस स्टॉप एग्जैक्ट वहीं पे ही है। और आपको थोड़ा सा चलना पड़ता है, मुश्किल से 200 से 300 मीटर आप पैदल चलोगे तो आपको मिल जाएगा। या फिर अगर आप पैदल नहीं चलना चाहते हैं तो आप स्टेशन से बाहर निकलिए, आपको ऑटो वहाँ से मिल जाते हैं। 10 रुपये लेते हैं जो कि बस स्टॉप तक पहुँचाते हैं, या फिर स्टॉप तक आपको पहुँचा देंगे जहाँ से आपको उसके लिए आपको मिल जाएगा। तो आज ही हम लोग अब पहुँच चुके हैं टनकपुर स्टेशन, जो कि पूर्णागिरी से यहाँ से फिर आपको बस करनी पड़ेगी और तो बस जाती है जिससे आप यहाँ से पहुँच सकते हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आपको कुछ पहाड़ नज़र आ रहे होंगे, तो हमको उधर ही जाना है। और ये जैसा कि आप पूरा स्टेशन देख पा रहे हैं, देखिए बहुत काफ़ी भीड़ आती है। यही एक ट्रेन है जो त्रिवेणी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और ये हमारे कैमरामैन है, प्रफुल्ल यादव नाम है, जो कि अभी मैंने कैमरा लिया हुआ है। और आगे जो शूट होगा वो मैं आपको पूरा दिखाता चलूँगा कि कैसे क्या है। तो अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे और निकलने के बाद जा करके अब थोड़ा नाश्ता वास्ता करेंगे, उसके बाद फिर आगे आपको दिखाएंगे। जब आप स्टेशन पे पहुँचेंगे टनकपुर स्टेशन पे, कुछ नज़ारा कुछ इस तरीके से होगा। आप देख पाएंगे, आपको यहाँ से हल्के हल्के पहाड़ नज़र आएंगे और लोकेशन यहाँ की बहुत ही अच्छी है। आप देखेंगे तो काफ़ी लोग यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कराते हुए नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ पर जाइएगा तो फ़ोटो ज़रूर एक बार क्लिक कराइएगा, आपकी कुछ यादें रहेंगी जो आप बाद में देख के याद कर पाएंगे। मैंने अभी पता किया है तो लोग बता रहे हैं कि इधर साइड से बस स्टॉप पड़ेगा, तो हम लोग अब उधर ही चलते हैं और उधर से वहाँ से देखते हैं कि कौन सी बस मिलती है जो हमें वहाँ से आगे ले जाएगी। बाकी आगे की जानकारी मैं आगे वीडियो में आप लोगों को देता रहूँगा। तो अभी हम लोग पहुँचते हैं बाहर और पीते हैं चाय और कुछ नाश्ता करके फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्टेशन से। अब हम लोग जाते हैं आगे, देखते हैं आगे से क्या मिलता है। फिर उसके बाद हम लोग मिलेंगे शारदा नदी पे, और शारदा नदी से आगे से वीडियो आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पहुँच के कैसा लोकेशन है, क्या है और क्या वहाँ मिल जाएगा, क्या नहीं मिलता है, क्या खाने को आपको मिलेगा।
और कैसे कैसे आगे जाना है और कितने रुपए का खर्चा आता है अगर यहाँ से स्टेशन से हम बाहर निकलते हैं तो उसके बाद कैसे क्या जाना है। ठीक है, तो मिलते हैं आगे। जब आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ से स्टॉप से आपको जो ये मैजिक जाएगी या फिर बुलेरो जाती हैं वहाँ से, वो आपसे 40 रुपये का चार्ज करते हैं, जो कि 40 रुपये का चार्ज देने के बाद आपको पहली खोली तक पहुँचाते हैं। पहली खोली का मतलब ये है, जब आप पूर्णागिरी जाते हैं तो टनकपुर स्टेशन के पास से, मतलब जहाँ से इनका स्टॉप है गाड़ियों का, वहाँ से अगर आप पकड़ेंगे, आप चाहें तो बस से भी जा सकते हैं। बस का किराया कम होता है, 25 रुपये का होता है, बाकी ये लोग 40 रुपये लेते हैं। बुलेरो या फिर ऐसी गाड़ी यूज़ करते हैं, बुलेरो हो गई, मैजिक हो गई, उससे आपको ये लोग ले जाते हैं। ये 40 रुपये का चार्ज करते हैं, बट ये उन बस से पहले पहुंचा देंगे आपको, और ये आपको पहली खोली तक पहुंचाते हैं। पहली खोली का मतलब ये है कि फर्स्ट स्टॉपेज है, उसके आगे ये गाड़ियां नहीं जाएंगी। वहां से आपको गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी और फिर वहां से आगे के लिए आपको गाड़ी मिलेगी जो कि भैरव मंदिर तक जाती है। भैरव मंदिर के बाद आपको पैदल चढ़ाई करनी होती है, जहाँ पे आपको रास्ते में धर्मशालाएँ मिलती हैं। और ये जो धर्मशालाएँ होती हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, मतलब इसमें आपको कोई पैसा नहीं पे करना होता है इनके यहाँ रुकने का। आपको सिर्फ एक चीज़ करनी होगी, सुबह के टाइम आपको इन्हीं की दुकान से प्रसाद खरीदना होता है, जो कि चढ़ाने के लिए आप लेंगे, और वो आप इन्हीं की दुकान से आपको ख़रीदना होता है। ये सिर्फ इनकी एक शर्त होती है। तो कभी भी जब आप लोग जाइएगा तो स्टार्टिंग की धर्मशाला में मत रुकिएगा। मेरा ये कहना है कि आप स्टार्टिंग की अगर धर्मशाला में रुकेंगे तो जहाँ पे लास्ट जो धर्मशाला है, जैसे कि मैं बता दूं काली जी का मंदिर पड़ता है, उनके पास में धर्मशाला जो है वो आपको आखिरी धर्मशाला पड़ेगी, उसके बाद से कोई धर्मशाला नहीं पड़ेगी। और दूसरी चीज़, एक बात और ध्यान रखिएगा कि उन्हीं के पास की काली जी के मंदिर के पास की कोई धर्मशाला को लीजिएगा, ताकि आप नहा करके जब सुबह जाएं तो ईज़िली आप नहा करके ज़्यादा टाइम भी ना लगे, आप आराम से मंदिर के दर्शन कर पाएँ और पहुंच पाएँ। और कोशिश यही करिएगा कि नहा करके रात में निकलिए, जैसे 4 बजे के करीब निकलिए, 4:30 बजे करीब, तो दर्शन काफ़ी अच्छे से होते हैं। जितना आप डिले करेंगे तो उसमें क्या होगा कि भीड़ उतनी ज़्यादा हो जाती है और दर्शन में बहुत कम देर का टाइम होता है और भीड़ बहुत ज़्यादा लगती है। बहुत ज़्यादा से मतलब ये है कि 4 से 5 घंटे 6 घंटे आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है लाइन में लग करके। तो कभी कभी ये काफ़ी दिक्कत कर देता है, क्योंकि खड़े रहने की वजह से आप जा नहीं रहे हैं, और वहाँ स्टेयर्स बने हुए हैं, जीने में आपको चढ़ना पड़ता है। तो इस वजह से मेरी मानिएगा तो सुबह का टाइम जल्दी का डिसाइड करिएगा चढ़ाई का। दूसरी चीज़, रुकने के लिए लास्ट की धर्मशाला का यूज़ करिएगा तो आपके लिए आसान पड़ेगा। अगर स्टार्टिंग की धर्मशाला में आप रुकेंगे तो अगर आप नहा करके भी चढ़ाई स्टार्ट कर देंगे तो भी आप वहाँ आपको पहुँचने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। अप्रॉक्स 2 किलोमीटर की चढ़ाई पड़ती है भैरव मंदिर के बाद, जहाँ भैरव मंदिर के बाद नहीं, भैरव मंदिर से आपको 3 किलोमीटर आगे पड़ेगा जहाँ काली जी का मंदिर है, वहाँ से मैं बता रहा हूँ। वहाँ से आपको जो पड़ेगा अप्रॉक्स 2 किलोमीटर आपको ऊपर चढ़ना होता है जहाँ पर। और कोशिश ये करिएगा जिस धर्मशाला में रुकिएगा ज़्यादा से बहुत कम सामान कैरी करिएगा, अदरवाइज़ आप ज़्यादा सामान कैरी करेंगे तो ऊपर वो लोग मना करते हैं। दूसरी चीज़, मंदिर जो मेन मंदिर है वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करना भी मना है, तो आप उतना आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप वहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करो। आप सिंपली दर्शन करिए और उसके बाद भी फ़ोटोज़ क्लिक करिए। और दूसरी, सामान ज़्यादा मत कैरी करिए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो आगे मैं ऐसे ही बताता रहूँगा। तो ये थी कुछ जानकारी। ये हम लोग पहुंच गए हैं पहली खोली। यहाँ तक आने के लिए वहाँ से आपको पड़ेगा 40 रुपये का पड़ेगा। और जैसे कि हम 2 लोग आए हुए हैं, मैं और मेरा कैमरामैन, तो हम लोग के 80 रुपये उसमें लिए हैं। ये हम लोग पहुँच गए पहली खोली। अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ के फिर आगे की मिलेगी, तो उसके लिए हम आपको आगे की वीडियो दिखाते हैं। देखिए यहाँ की लोकेशन, जब आप पहुँचेंगे तो कुछ ऐसा नज़र आएगा। और ये देखिए यहाँ पे ऐसे दुकानें आपको मिल जाएंगी खाने पीने की, और वो वहाँ पीछे बस वाले उतारते हैं। और उसके बाद आपको इधर इस रोड पे सीधे चलते जाना है। और जब आगे जाएंगे थोड़ा, तो आगे जा कर के आप लोगों को मिलेगा, फिर भैरव के मंदिर के लिए आपको मिलेगी। उसके बाद वहाँ से आप आगे जा सकते हैं। इस गेट के नीचे जाना होगा। यहाँ से आगे बढ़ के 30 रुपये का किराया पड़ता है। अब आगे की वीडियो फिर मैं आपको आगे दिखाऊँगा। जैसा कि मैंने बताया था, ये पहली खोली तक हम लोग पहुँच चुके हैं, जहाँ का भी मैंने आपको दिखाया था। अब मैं दिखाता हूँ कहाँ से वो गाड़ियाँ जाती हैं। जैसे कि आप लोग देख पाएंगे कि
कि ये जो गाड़ियाँ खड़ी हुई आपको दिखाई दे रही हैं, यही गाड़ियाँ हैं जो वहाँ जाती हैं ऊपर, जो ले जाती हैं भैरव जी के पास तक। वो 6 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है और बाकी ऊपर की चढ़ाई 3 किलोमीटर और पड़ती है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ है कि हम लोग पैदल जाएँगे और आपको पूरा लोकेशन दिखाते हुए जाएंगे। देख सकते हैं जैसा कि आपकी कैसी लोकेशन आ रही है, यहाँ की कितनी अच्छी लोकेशन है। और तो फिर आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ता जाऊंगा मैं, आपको जितनी भी लोकेशन होंगी बढ़िया वो दिखाता जाऊंगा, ताकि अगली बार जब भी आप लोग आए तो आप लोग देख पाएँ कि कहाँ कहाँ आप लोग फ़ोटो खिंचा सकते हैं और कैसे जा सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप लोग को कैसे क्या करना है। अब आगे मिलते हैं। ये हम लोग पहुँच गए हैं थोड़ा आगे। अब आगे पहुँच के चढ़ाई चल रही है, लेकिन भैया हालत बहुत ख़राब है। इससे अच्छा मेरी मानिएगा तो 30 रुपये दे करके उससे आइए। ये देखिए हमारे कैमरामैन का हाल, इसके भी हाल बहुत बुरे हैं। और रात की वजह से थोड़ा क्लियरिटी कम आ रही है, इसलिए उतनी वीडियो नहीं शूट हो पा रही है। बाकी सुबह पूरी आपको व्यू दिखाएंगे उतरते टाइम। अभी हम लोग चढ़ रहे हैं, आगे का रास्ता आपको दिखाता हूँ। जो भैरव मंदिर के लिए जो गाड़ियाँ मिलती हैं, ये 30 रुपये का आपसे चार्ज करेंगी, जो कि आपको ऊपर भैरव मंदिर तक पहुंचाएंगे। भैरव मंदिर के आगे कोई गाड़ी नहीं जाती है, उसके बाद आपको वहां से खुद चढ़ाई करनी पड़ती है, जो कि आप पैदल करेंगे। ये यहीं पे पड़ती है सिंहमुखी चट्टान, जो कि आप लोग अगर देख पाएंगे तो आपको हमारे पीछे दिखाई देगी। जो पीछे आपको दिखाई दे रही है ये सिंहमुखी चट्टान है। इसको अगर आप दिन में देखेंगे, अभी रात चढ़ाएंगे तो उतना नहीं दिखाई देगा, नहीं तो इसका पूरा शेर का मुंह दिखाई देता है इस चट्टान पे। इसको हम आपको सुबह दिखाएंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी होगी कि हाँ कैसा दिखता है दिन में, तब देखिएगा। अभी हम आगे और बढ़ते हैं, फिर आपको आगे वीडियो शूट करते हैं। ये अब हम लोग आगे आ गए हैं। यहाँ से भैरव मंदिर बहुत ही कम डिस्टेंस पड़ता है, लगभग आधा किलोमीटर का। गाड़ी यहीं पीछे तक आती नहीं, तो अगर आप टैक्सी पकड़ के आएंगे तो यहीं पीछे तक आएंगे। बाकी यहाँ से आपको पैदल चलना पड़ता है। तो अब हम लोग वही पैदल चल रहे हैं भैया, और ऊपर पहुँच के बताते हैं। ये देखिए हमारे कैमरामैन का क्या हाल है, उनकी भी हालत बताऊँ। हम लोग वहाँ रुकने के बाद हम लोग ने लाइन में लगने का डिसाइड किया हुआ था। जो ये हम लोग लाइन पे वहाँ पे लगे थे, वो हम लोग लगे हैं 5:30 बजे लाइन में लगे थे। और जैसे कि आप लोग वीडियो पे देख पाएंगे कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई है। सुबह 5:30 बजे जब मैं लाइन पे लगा था तो देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। और ये समझ लीजिए कि जितना आप लेट करते जाएंगे उतनी ज़्यादा वहाँ पे भीड़ बढ़ती जाएगी। और ये सीधे जैसे कि आप जाते जाएंगे तो ऐसे लाइन लग रहती है, और धीरे धीरे थोड़ी दूर तक प्लेन रास्ता है। उसके बाद स्टीयर्स आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, इसीलिए बच्चों का ख़ास तौर से ध्यान रखिएगा, अपने सामान का ध्यान रखिएगा। और हाँ, एक चीज़ और, लेदर की चीज़ें ऊपर ले जाना मना है, तो कोशिश यही करिएगा कि लेदर की चीज़ें मत ले जाइएगा, जैसे कि आपका पर्स हो गया या फिर बेल्ट हो गई। आप क्या करिएगा कि जब आप धर्मशाला में जहाँ रुक रहे हैं, जहाँ आप सामान रखेंगे, अपने शूज़ रखेंगे, उसका क्या प्रोसेस होता है उनका, वो आपको एक बोरी देंगे, उसमें आप अपने सारे सामान डाल दीजिए। उसके बाद वो एक आपको टोकन देंगे। जब आप लौट के आएंगे तो आप वही टोकन उनको देंगे, तो वो आपको उस टोकन के ज़रिए आपकी फिर से आपका बोरी वाला पैक जो है वो दे देंगे और आप उससे निकाल सकते हैं। तो चीज़ यही करिएगा, कॉस्टली सामान ज़्यादा मत कैरी करिएगा। दूसरी चीज़, पैसे निकाल के पर्स खाली उसमें बैग में डाल दीजिएगा, वही बोरे में डाल दीजिएगा, ताकि क्योंकि वहाँ लेदर का सामान ले जाना मना है। तो अगर होगा आपके पास, अगर आप कैरी करके जा रहे होगे तो वो ऊपर नहीं ले जाने दिया जाएगा, आपको वहीं छोड़ना पड़ेगा। तो हो सकता है कोई इधर उधर करते या आपका वो मिस हो जाए, तो उससे बेटर रहेगा आपके लिए कि आप उसको कैरी ही मत करिए। जैसा कि हम लोग सुबह 5:30 बजे लगे थे, तो हम लोग को ये जो दर्शन है 9 बजे हुए थे। जैसा कि आप वीडियो पे देख पा रहे हैं, हम लोग वहाँ दर्शन करके अब लौट रहे हैं। ऊपर की फ़ोटोज़ ज़रूर मैं आपको दिखाता, लेकिन क्या है कि वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है, आप फ़ोटोज़ नहीं क्लिक कर सकते हो, इस वजह से वहाँ कोई भी फ़ोटोज़ नहीं होगी। और बाकी मैं ये वीडियो मैंने इसलिए दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं बगल से, जैसे कि आप देखेंगे, देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है।
ऐसी ही लाइन हो जाती है। अगर आप काफ़ी ज़्यादा देर करते हैं, मतलब आप अगर 6, 7, 8 बजे तक अगर लगेंगे तो कहीं आपको दर्शन 12 बजे के बाद होंगे। और रही बात उसकी, तो मंदिर क्या है 24 घंटे खुला रहता है, तो आप रात में भी दर्शन कर सकते हैं और चाहें तो सुबह। अगर आप शाम को जल्दी पहुंच जाते हैं, जैसे कि आप त्रिवेणी अगर ट्रेन से जाएंगे तो आप वहां पे 3:30 बजे का टाइम है, थोड़ा बहुत डिले होती है तो ये 4:30 तक आपको पहुंचा देती है। आप ऊपर अगर तुरंत जा कर के उसके बाद आप तुरंत पकड़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं ऊपर 9, 9:30, 10 तक पहुंच जाएंगे। वहाँ पे आराम करिए, उसके बाद 12-1 बजे चढ़ाई चालू होगी। नीचे उतर रहे हैं पूर्णागिरी से, जो कि हम लोग को दर्शन जो हुए हैं वो जाकर के 9 बजे हुए। सुबह 5:30 बजे हम लोग लाइन में लगे तो 9:30 बजे के करीब दर्शन हुए हैं। और दर्शन करने के बाद हम लोग ने धर्मशाला से सामान उठा करके और सिद्धनाथ बाबा मंदिर की तरफ जा रहे हैं, जो कि नेपाल में पड़ता है। उसके लिए आपको यहाँ से पहले वही टनकपुर जाना पड़ेगा जैसे आए थे, और फिर टनकपुर से डायरेक्ट मिलती है सिद्धनाथ बाबा जी मंदिर के लिए, जो कि आपको डैम पे उतार देती है। उसके बाद वहाँ से आपको पैदल डैम क्रॉस करना पड़ता है, और डैम क्रॉस होने के बाद उधर सिद्धनाथ बाबा का मंदिर नेपाल में पड़ता है। जब हम लोग वहीं पर चलते हैं, जैसा होता है फिर आपको आगे का वीडियो दिखाता है। जैसे कि आप दर्शन करके नीचे उतरेंगे तो फिर आप चाहें तो सिद्धनाथ बाबा के मंदिर जा सकते हैं। ज़्यादातर सभी आदमी जाता है, ऐसा बोला जाता है कि पूर्णागिरी जाने के बाद सिद्धनाथ बाबा मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। तो सिद्धनाथ बाबा मंदिर जाने के लिए आपको फिर से यहाँ पहली खोली, उसके बाद फिर टनकपुर जाना पड़ेगा। टनकपुर से आपको वही स्टैंड से ही आपको ई रिक्शा चलते हैं, जिसको वो लोग टुक टुक बोलते हैं, वहाँ से आप पकड़ेंगे। वो 20 रुपये का चार्ज करेंगे आपसे, जो कि आपको डैम पे उतार देंगे। डैम के आगे आप चाहें तो इसको पैदल भी कवर कर सकते हैं। यहाँ से मुश्किल से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस, अगर आप चल सकते हो तो आप पैदल जा सकते हो, नहीं तो अगर आप ई रिक्शा पकड़ोगे तो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है। वो आपको वहाँ से डैम पे उतार देगा। डैम पे उतारने के बाद ये शारदा नदी पे डैम बना हुआ है, जो कि आपको पैदल चल के क्रॉस करना पड़ता है। इधर इंडियन आर्मी लगी होती है। अगर आप जब डैम पैदल चल के जब वो क्रॉस करेंगे तो उधर साइड नेपाल की आर्मी लगी होती है। वो जब आप पूरा क्रॉस कर लेंगे, क्रॉस करने के डैम क्रॉस करने के बाद, पहले वहाँ पे कोई सुविधा नहीं थी, पहले आपको पैदल जाना होता था, बट अब क्या है वहाँ पे बाइक्स वाले मिल जाएंगे आपको, जो कि 10 रुपये का चार्ज करते हैं और सिद्धनाथ बाबा मंदिर के थोड़ा सा पहले आपको उतार देते हैं। ये जो सिद्धनाथ बाबा जी का मंदिर है वो जा कर के पड़ता है नेपाल पे। जैसा कि आप जो नदी देख पा रहे हैं, जैसा कि इसमें जो दिखाई दे रही है, यही शारदा नदी है। ये हम देखिए इसमें बैठ चुके हैं ई रिक्शा में, और ये हमको वही बॉर्डर पे उतार देंगे। बॉर्डर पे उतारने के बाद वहाँ से आपको पैदल चलना है, 10 रुपये का बाइक का चार्ज देना है, और वहाँ से आप जहाँ बाइक वाला ड्रॉप करेगा वहाँ से आप इजीली जा सकते हैं। कमेंट में ये जब बताना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसी लगी और क्या क्या चेंजेस मेरे द्वारा इसमें किए जाने चाहिए, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो इसमें कुछ ना कुछ कमियां होना लाजमी है। और जैसे कि आप जो सजेशंस देंगे उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में इम्प्लीमेंट करूँगा, और कोशिश करूँगा जो गलतियाँ इस वीडियो में हुई हैं वो गलतियाँ ना हों। अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको तुरंत दूंगा। और आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।